नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दुनिया भर के बाजारों की तर्ज पर भारत में भी रिलीफ रैली। निफ्टी 450 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 22,950 के पार। एचडीएफसी बैंक, एल&टी, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में 1200 पॉइंट से ज्यादा का उछाल। मिड कैप स्मॉल कैप्स में जोरदार तेजी। इंडिया विक्स 6% नीचे। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। कीमतों में बढ़ोतरी और क्रूड में नरमी से एशियन पेंट्स को सपोर्ट। शेयर करीब 2.5% चढ़ा। वहीं एल&टी भी 4% से ज्यादा दौड़ा। साथ ही स्पॉटलाइट, बजाज फाइनेंस मजबूत। उधर चार्ट जीपीटी शेयर, आयशर, बजाज फिनसर्व में भी अच्छी तेजी। कैपिटल मार्केट और साथ ही ऑटो शेयरों में जोरदार रफ्तार। करीब 3% चढ़े दोनों सेक्टर इंडेक्स। ऑटो शेयरों में 3 से 4% का उछाल। भारत फोर्ज, मदरसन, हीरो मोटोकॉर्प कर रहे हैं आउट परफॉर्म। साथ ही सरकारी बैंक, एनबीएफसी, आईटी में भी 2% से ज्यादा की तेजी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए ऑर्डर मिलने की उम्मीद से 6 से 7% भागे इलेक्ट्रा ग्रीन और जेबीएम ऑटो। पीएम ई बस सेवा स्कीम के तहत 116 शहरों में 10,000 एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी सरकार। प्राइवेट बैंकों में जोरदार रफ्तार। इंडेक्स 1.5% से ज्यादा मजबूत। नोमरा की बुलिश रिपोर्ट से कोटक महिंद्रा बैंक करीब 3% मजबूत। उधर एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर भी नोमरा बुलिश। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है निर्मल बंक के नीरव छेदा। लेकिन पहले लेकर आते हैं बाजार का हाल और इंटरनेशनल मार्केट्स में जो रिकवरी देखने को मिली, फिर चाहे वो कमोडिटीज हो, सोने चांदी में रिकवरी हो, इक्विटीज का एक्शन हो ग्लोबल मार्केट्स में, उसी की तर्ज पर आज हम भारतीय बाजारों में एक अच्छी रौनक देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि 23,000 के लेवल्स को निफ्टी रिगेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि कल से लेकर अब तक यूएस और ईरान के बीच की जंग को लेकर काफी स्टेटमेंट्स आए हैं, काफी तनातनी हालांकि रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डीएस्केलेशन ऑफ वॉर के सिग्नेचर्स जरूर मिले हैं और उन्हीं साइंस के बीच में रिकवरी हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखी और घरेलू बाजार में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। यहां तेजी 2% की है। सेंसेक्स 2% ऊपर है। साथ ही अगर देखेंगे निफ्टी बैंक को तो यहाँ 2.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 1252 अंक ऊपर कर रहा है निफ्टी बैंक ट्रेड। ब्रॉडर मार्केट में भी रिलीफ है। आज के सेशन में मिड कैप इंडेक्स अब 2.5-3% ऊपर आ चुका है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी इस समय तेजी देखने को मिल रही है, लगभग 384 अंकों की, जो कि 2.5% के आसपास है। इनफैक्ट अगर आप वो बुलियंस को देखेंगे या फिर कच्चे तेल को देखेंगे तो वहां भी एक रिएक्शन हमने देखा। कल हमने एकाएक $100 से नीचे फिसलता हुआ देखा। ब्रेंट का भाव अभी 101 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल जो रिकवरी सोने चांदी में बनी अभी वो होल्ड होती हुई दिखाई दे रही है। शायद ज्यादा प्रोसाइज साइंस के मार्केट अभी वेट कर रहे हैं। ये रहा ब्रॉडर मार्केट का हाल आपके सामने। 2474 स्टॉक्स तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। 531 शेयर्स है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड इस समय के सेशन में। ये रहा ब्रेंट के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। लेकिन एकाएक जब कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रूथ सोशल पर बयान आए थे, उसके बाद एकाएक $100 के भी नीचे हमने ब्रेंट स्लिप होते हुए देखा था। लेकिन फिर डिनायल आया ईरान की तरफ से। वापस स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में शायद बातचीत बन सकती है। लेकिन सो फार इंपॉर्टेंट ये है कि इन डी एस्केलेशन के संकेतों के बीच में थोड़ी राहत बाजार में आते हुए दिखाई दी है। अब इस मूड माहौल के बीच में रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए इंडेक्स पर, स्टॉक्स पर, इस पर कमेंट लेते हैं। नीरव नमस्कार, बताइए पहले तो मार्केट से डे हाई क्या व्यू रहेगा आपका निफ्टी बैंक निफ्टी पर। इनफैक्ट बैंक निफ्टी और निफ्टी पर व्यू ले उससे पहले क्विकली सेक्टोरल हीट मैप भी एक बार आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। और अगर आप देखें तो सभी सेक्टर्स में तेजी है। कम से कम 1% और ज्यादा से ज्यादा 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ है? बैंक्स में, फाइनेंशियल्स में, साथ ही डिफेंस में, ऑटोज, आईटी, ये एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो 2% ऑन एन एवरेज तेजी सभी सेक्टर्स में देखने को मिल रही है। नीरव बताएं क्या ट्रेड रहेगा आपका निफ्टी बैंक निफ्टी पर, या फिर क्या सलाह होगी इन ट्रेडर्स को जिनके पास तेजी की पोजीशंस हैं, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रैली आ चुकी है इंट्राडे में ही। और 23,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जहां पे निफ्टी आया और वहां से थोड़ा बहुत रिवर्स हुआ है। आई बिलीव इंट्राडे पर्सपेक्टिव में आज का रैली हो चुका है। यहाँ पे अगर आपने लॉन्ग लिए हैं तो प्रॉफिट बुक करें और वेट करें सम डाउनसाइड का। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि नीचे में 22,800 निफ्टी दिखा सकता है, वहां पे आए तब जाके आप वापस निफ्टी बाय कर सकते हैं, या फिर 23,000 का क्लोजिंग आए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस
तब जाके आप डे एंड के आसपास बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक रेजिस्टेंस जोन है तो यहाँ पे आप बाइंग ना करें। सिमिलर इज अ केस फॉर बैंक निफ्टी। देखिए 52,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहां वो छू लिया बैंक निफ्टी ने 52,800 और 53,000। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है अपसाइड में, तब तक नई रैली इन बैंक निफ्टी आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंटरडे पर्सपेक्टिव में मैं यहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर लें, नया लॉन्ग्स ना बनाए। ओके, नए लॉन्ग्स पोजीशन नहीं बनाने हैं, नए लॉन्ग्स ना बनाए, ये सलाह है। तेजी की पोजीशंस हैं तो थोड़ा मुनाफा ले सकते हैं। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी नीरव आपकी? देखिए एक लॉन्ग और एक शॉर्ट रहेगा। केपीआईटी टेक का यहाँ से मुझे काफी बढ़िया लग रहा है, रिवर्सल सिग्नल्स हैं। स्टॉक 1200 से अबाउट 650 तक काफी तेजी से आया है, वहां से अभी रिवर्सल है। करंट लेवल से इसमें बाइंग बनाई जा सकती है 650 के स्टॉप लॉस के साथ में। ऊपर में 700 तक के इसमें टारगेट नजर आ सकते हैं। दूसरा बीईएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वो शॉर्ट साइड पे है। देखिए इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया है 50 डे मूविंग एवरेज का, और लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। आज नो डाउट ऊपर आया है पर रेजिस्टेंस के पास में है, तो इसका फ्यूचर बेच के चल सकते हैं। 415.50 के आसपास है, यहाँ से 428 का स्टॉप लॉस लगाइए, और नीचे में आई बिलीव 390 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। ओके, तो बिकवाली का ट्रेड बीईएल पर, जहां पर 390 के नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तेजी की सलाह आपको दी गई है कि पीआईटी टेक्नोलॉजीज पर, जहां पर खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। अब लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल। इंडेक्स आपने देखा 2.5% मजबूत है, लेकिन पॉकेट्स देखेंगे तो ज्यादातर पॉकेट्स तेजी वाली ही आज आइडेंटिफाई हुई हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी पॉकेट नहीं थी जहां पर कोई डिसाइसिव नुकसान आज के कारोबार में देखने को मिल रहा हो। शुरुआत करते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ, जहां पर तेजी है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी तीनों अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। एनबीएफसीज में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। श्रीराम फाइनेंस, पेटीएम, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आईरीडा, यहाँ पर 4-4.5% तक की तेजी आज के कारोबार में बनी हुई है। सरकारी बैंक स्टॉक्स देखेंगे, ओएमसीज ये आपकी स्क्रीन पर, जहां पर 3% तक की तेजी देखने को मिली है। और पीएसयू बैंक देखेंगे तो इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। इंडियन बैंक में 4% की तेजी, 3.25% ऊपर यूनियन बैंक है। कैनरा बैंक 3% ऊपर है, 2.5% ऊपर बैंक ऑफ इंडिया कारोबार कर रहा है। ऑटो और ऑटो एंसिलरीज इंडेक्स 2.5% ऊपर है। अगर स्टॉक्स देखेंगे तो यूरो मिंडा 3.5% ऊपर, हीरो मोटो 4.25% ऊपर, 3.25% ऊपर संवर्धना मदरसन, और भारत फोर्ज 3.25% ऊपर कर रहा है ट्रेड। आईटी में भी बाइंग है, इंडेक्स सिमिलर गेंस दिखा रहा है। और सास्किन मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए 9% ऊपर, 3.25% ऊपर रेट गेन है। परसिस्टेंट सिस्टम 3% ऊपर और 3.25% ऊपर है न्यूजन सॉफ्टवेयर। साथ ही फार्मा में जहां पर बाइंग उसमें आईओएल केमिकल, आरपीजी लाइफ साइंसेज, स्पार्क, जुबिलेंट फार्मा है, जहां पर 7%, 9% तक की तेजी आज कारोबार में देखने को मिल रही है। एफएमसीजी में सिलेक्ट स्टॉक्स में बाइंग, लेकिन जो स्टॉक्स मजबूती दिखा रहे हैं उसमें जीएम ब्रीवरी 5.5% ऊपर, 5.5% ऊपर केआरबीएल, इंडिया ग्लाइकोस, ज्योति लैबोरेटरीज 4% ऊपर है। और फाइनली रियल्टी, काफी नुकसान हुआ है इस पॉकेट का भी, और आज रिकवरी है थोड़ी। गोदरेज प्रॉपर्टीज 3.25% ऊपर, प्रेस्टीज 2% ऊपर, 2% ऊपर डीएलएफ, और ओबेरॉय में भी लगभग 2% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये रहा पूरा एक्शन। लेकिन अगर हम मार्केट्स की बात करें तो पूरे मार्च के दौरान बाजार में हमने तेज बिकवाली देखी है, लेकिन इस बीच रिटेल से बाजार को कुछ सहारा भी मिला है। इस दौरान रिटेल नेट बायर्स की साइड रहे हैं। क्या है प्रिसाइज डिटेल, समझते हैं मेरे सहयोगी होरमास से। होरमास, बताइए रिटेल निवेशक कैसे बने हैं बाजार के धुरंधर? इस पूरे मार्च के महीने में निफ्टी में जो भारी बिकवाली हुई है उसमें सवाल एक ही रहा है कि रिटेल निवेशकों ने आखिर क्या किया है इस बिकवाली के दौर में। और आनंद राठी वेल्थ के डेटा को अगर हम देखें तो उससे ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि रिटेल निवेशकों ने ज़्यादातर दिनों में खरीदारी ही की है। हमारे पास 19 मार्च तक का डेटा है आनंद राठी वेल्थ के ज़रिए, और उन्होंने उसमें से ये जाहिर होता है कि जो 13 ट्रेडिंग सेशंस हुए मार्च के महीने में 19 मार्च तक, उसमें से 8 ट्रेडिंग सेशंस ऐसे थे जिसमें रिटेल निवेशकों ने बिकवाली की और 5 ऐसे थे जिसमें उन्होंने खरीदारी की। लेकिन इन 5 सत्रों में जो खरीदारी हुई है वो उन 8 सेशंस की बिकवाली को आउटनंबर कर जाती है। इस वजह से अभी भी इन्फ्लोज जो है वो नेट इन्फ्लोज है रिटेल निवेशकों के लिए। अगर हम बाकी दिन देखें जहां पर सबसे ज़्यादा बिकवाली हुई तो 2 मार्च का वो दिन था जहां पर बाजार ने पहली बार पश्चिम एशिया के इस युद्ध में अपना पहला रिएक्शन दिया था, जब निफ्टी में 300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट थी। वहाँ पर रिटेल निवेशकों ने 3,500 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। और 16 मार्च और 10 मार्च को जब निफ्टी में बढ़त देखने मिली थी, थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी निचले स्तरों से, वहाँ पर रिटेल निवेशकों ने जो है अपने पोजीशंस को कम किया था और वहाँ पर भी लगभग 3,000 करोड़ की और 1,500 करोड़ की बिकवाली की थी। और 12 मार्च को भी जब निफ्टी में लगभग 250 अंकों की गिरावट देखने मिली थी, वहाँ पर भी लगभग 600 करोड़ रुपए की बिकवाली रिटेल निवेशकों ने की थी। लेकिन अगर हम खरीदारी
खरीदारी के आंकड़े देखें तो पिछले गुरुवार को जब निफ्टी में लगभग 800 अंकों की गिरावट देखने मिली थी, जो कि इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट थी, वहां पर रिटेल निवेशकों ने 6000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी की है। और यही एक नंबर है जिस लिहाज से नेट इनफ्लो का नंबर इस महीने अभी भी निकल कर आ रहा है। 13 मार्च को, 11 मार्च को और 6 मार्च को जब निफ्टी में 300 से 500 अंकों की गिरावट देखने मिली थी, तभी भी रिटेल निवेशकों ने 2000 करोड़ से लेकर 4000 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और बाकी के भी अगर बाजार के पार्टिसिपेंट्स को देखें तो FIIs का तो नेट सेल नंबर जारी है। 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली उन्होंने इस महीने की है। इंश्योरेंस कंपनियों ने खरीदारी की है, म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है और AIFs ने इस महीने एक नेट सेल फिगर दिया है, जो कि 19 मार्च तक का डेटा अगर हम आनंद राठी वेल्थ का देखें तो निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि इस बिकवाली के दौर में भी रिटेल निवेशकों ने बाजार पर अपना भरोसा कायम रखा है और हर गिरावट में खरीदारी करने की कोशिश की है। शुक्रिया आपका होरमास, ये डेटा शेयर करने के लिए। तो इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं कि FIs तो लगातार बिकवाली करते दिखे हैं, लेकिन रिटेल्स की तरफ से कुछ नेट बाइंग हुई है इस मार्च महीने के दौरान। एक ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ONGC की, जिसमें आज 2.5% की तेजी है। दरअसल ONGC पर CLSA की एक खास रिपोर्ट आई है, जबकि गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की दिक्कतें बढ़ रही हैं। क्या है दोनों रिपोर्ट्स में, ये समझते हैं। कंचन नौटियाल हमारे साथ मौजूद है। कंचन, बताइए क्या कहा गया है गोल्डमैन सैक्स और CLSA की रिपोर्ट में। जी, सबसे पहले हम अगर CLSA की रिपोर्ट की माने तो यहाँ पे हाई कन्विक्शन के साथ आउट परफॉर्मेंस की जो रेटिंग है उसको दे दिया गया है। अगर हम टारगेट प्राइस की बात करें तो 415 रुपए का करा गया है, यानी कि ऑन एन एवरेज यहाँ पे 55 से 60% का जो अपसाइड है वो देखने को मिल सकता है। देखिए, जिस तरीके के हम ग्लोबली वॉर सिनेरियो देख रहे हैं उसके अंदर जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस EP स्टॉक रहा है वो रहा है ONGC, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो विंडफॉल टैक्स है उससे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हमें ड्रैग डाउन होता हुआ ही दिखाई दिया है। लेकिन जब से नए रूल्स आए हैं उससे जो सरकार की एक पार है वो हमें कहीं ना कहीं जो लिमिट है वो होती हुई दिखाई दी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस टाइम पे अगर हम बात करें गैस प्रोडक्शन की तो वहां पे अनुमान ये जताया जा रहा है कि 15% की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल सकती है आने वाले 3 से 4 महीने में। वहीं ऊंची ब्रांड की जो कीमतें हैं उसके चलते जो कंपनी के EPS है उसके जो एस्टिमेट्स है उसको भी बढ़ा दिया गया है। वहीं अगर हम गोल्डमैन की रिपोर्ट माने OMCs के ऊपर तो उन्होंने बोला है कि जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो है वो इस टाइम पे लेस अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। मार्केटिंग मार्जिन्स की बात करी जाए तो वहां पे भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट जो है वो बनते हुए दिखाई दिए हैं। जितना ज्यादा हमें क्रूड में उछाल देखने को मिला है, और वही अगर हम बात करें प्राइस हाइक की तो वो इस टाइम पे बैलेंस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इससे जो नजरिया है वो हमें नेगेटिव साइड में जाता हुआ दिखाई दिया है। इसके बाद इनका जो HPCL पे व्यू आया है वो उसको डाउनग्रेड कर दिया गया है। टारगेट जो है वो भी 310 पे कट कर दिए गए हैं। BPCL की माने तो यहाँ पे भी डाउनग्रेड की रेटिंग आई है। टारगेट जो है 340 पे आ गया है। वहीं अगर हम बात करें IOC की तो यहाँ पे भी टारगेट कट करके 110 का जो है वो कर दिया गया है। और वहीं अगर हम ONGC की तरफ नजर डालें तो यहाँ पे सेल की रेटिंग है गोल्डमैन सैक की और जो टारगेट प्राइस है वो है 245 का। लेकिन अगर हम बात करें CLSA की रिपोर्ट की तो उनको ONGC काफी ज्यादा हाई कन्विक्शन के साथ पसंद आ रहा है। शुक्रिया कंचन आपका डिटेल्स बताने के लिए। तो ONGC पर CLSA का कन्विक्शन हाई है, 415 के टारगेट्स वो लैंड कर रहे हैं। हालांकि गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक रिस्क रिवॉर्ड अब उतना अट्रैक्टिव ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करते हैं एशियन पेंट्स की। और क्रूड कीमतों में कमी और दाम बढ़ाने से एशियन पेंट्स में अच्छी तेजी देखी जा रही है, लेकिन ब्रोकर्स का शेयर पर मिला जुला रुख है। क्या है ब्रोकर्स की राय, बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। आशीष, बताइए ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है एशियन पेंट्स पर। देखिए, 2 ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है। एक तो मैक्वारी है, दूसरा है मॉर्गन स्टैनली। एक बार आपको टारगेट प्राइस और रेटिंग बता देता हूँ। यहाँ पर देखें तो मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट है, इसमें आउट परफॉर्म की रेटिंग दी 3100 रुपये का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 2126 रुपये के टारगेट के लिए। खबर क्या है, डीलर के चेक ये सजेस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 1 अप्रैल या फिर 10 अप्रैल से आपको 6 से लेकर 8% तक की जो प्राइस हाइक है ये देखने को मिल सकती है। और दरअसल जैसे कि हमें पता है कि इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन यानी इनके कच्चे माल की लागत बढ़ी है और इसी लागत को, बढ़ी हुई लागत को पास ऑन करना चाहते हैं तो प्राइस हाइक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
पेंट्स के अलावा आप देखें तो जो थिनर सेगमेंट है इनका, यहाँ पर ज़्यादा अग्रेसिव प्राइस हाइक आपको देखने को मिलेंगे। और इस सेगमेंट में, इस स्पेस में हमने देखा कि कंपिटिटिव इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसको लेकर भी ब्रोकरेज हाउस के कुछ खास ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिले। और मैक्वारी के जो नोट है इसमें खास बात ये कही गई है कि जो डिमांड वीकनेस है ये काफ़ी ज़्यादा है। खासतौर पर आप देखें तो जो रिटेल डिमांड है ये पिकअप नहीं कर रही है, बड़ी कमज़ोर साइड पर यहाँ पर डिमांड देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बाद भी अगर कंपिटिटिव इंटेंसिटी है, जैसे कि JSW है या फिर ग्रासिम है, ये इन ग्रुप के अलावा भी जो प्राइस हाइक के पास ऑन कर पा रहे हैं, तो ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ की बात है, पॉजिटिव खबर है। इसी का असर हम देख रहे हैं कि स्टॉक फिलहाल 3% ऊपर। शुक्रिया आपका आशीष, डिटेल्स बताने के लिए। तो 4% ऊपर फिलहाल एशियन पेंट्स कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू पॉजिटिव है। लेकिन चलिए इस बीच एक और इम्पोर्टेंट खबर की तरफ रुकते हैं। हमने कल पीएम मोदी को सुना और एक चीज क्लियर थी सरकार की तरफ से कि ईरान वॉर से सबक सीखते हुए अब सरकार लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जुटी हुई है। क्या एग्जैक्ट सरकार प्लान कर रही है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कच्चे तेल की तर्ज पर अब सरकार हो सकता है कि जो गैस के स्ट्रैटेजिक रिजर्व है उस पर बनाने पर फोकस कर सकती है। लेकिन क्या डिटेल्स हैं, क्या एग्जैक्टली सरकार की प्लानिंग रह सकती है, इसको समझेंगे। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से कुछ ही देर में हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हो सकती है सरकार की तरफ से इस तरीके की स्थिति से इन फ्यूचर डील करने के लिए, क्योंकि अब तक हम सिर्फ ऑयल रिजर्व्स पर फोकस करते हैं, गैस रिजर्व्स पर नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से LPG की दिक्कतें हुई उनको देखते हुए अब गैस के स्ट्रैटेजिक रिजर्व पर सरकार बनाने पर फोकस कर सकती है। लेकिन इस बीच तब तक लक्ष्मण रॉय हमारे साथ कनेक्ट हो, तब तक मार्केट का एक चेक ले लेते हैं क्विकली, क्योंकि कोशिश तो कर रहा था निफ्टी मजबूती को होल्ड करने की, दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करने की। हालांकि वही स्तर फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस समय निफ्टी ने दिन के दौरान 23,000 के लेवल को टच जरूर किया, लेकिन अभी उन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। 22,976 ये मौजूदा लेवल है। 465 अंकों की बढ़त के साथ 2% के गेंस के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी लगभग 2.5% की तेजी है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी ब्रॉडर मार्केट में बाइंग देखने को मिल रही है, 2-2.5% ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल मार्केट का हाल, और मार्केट अब एक्सपेक्ट कर रहा है ज्यादा क्लियर साइंस क्या रहते हैं US ईरान वॉर के डीएस्केलेशन को लेकर। उनको डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स नहीं, तमाम ग्लोबल मार्केट्स भी वॉच कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमने कुछ ही देर पहले कहा था कि सरकार ईरान वॉर से सबक सीखते हुए लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जुटी है और कच्चे तेल की तर्ज पर अब गैस का भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने पर विचार हो सकता है। क्या है डिटेल्स, क्या सरकार की लाइकली प्लानिंग हो सकती है, समझते हैं। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय मौजूद हैं। लक्ष्मण, बताइए। देखिए, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक सरकार ईरान युद्ध से सबक सीखते हुए सबसे ज़्यादा जो फोकस करने जा रही है वो ये है कि गैस का भंडार बनाया जाए। दरअसल सरकार ने एक लॉन्ग टर्म रणनीति का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। उस लॉन्ग टर्म रणनीति के तहत पहला तो काम यह है कि जिस तरीके से हम क्रूड ऑयल का रिजर्व बना कर रखते हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखते हैं, वैसे ही गैस का भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखा जाए। हालांकि गैस का स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखने में कई सारी तकनीकी चुनौतियाँ हैं। उन तकनीकी चुनौतियों की पहले समीक्षा की जाएगी, फिर आर्थिक पहलुओं पर जोर दिया जाएगा। लेकिन मेरे सोर्स का कहना है कि आर्थिक पहलू बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, ये बिल्कुल स्ट्रेटेजिक नज़रिए से कदम उठाया जाएगा और फिर तकनीकी पहलुओं को गौर करने के बाद गैस के स्ट्रेटेजिक रिजर्व पर सरकार विचार कर सकती है। पहले भी, सालों पहले भी इस पर एक बार प्रस्ताव आया था, विचार हुआ था, लेकिन उस टाइम सरकार ने नहीं किया था। लेकिन ईरान वॉर के बाद सरकार को इस बात का एहसास होने लगा है गैस को लेकर हमें काफ़ी हद तक स्ट्रेटेजिक रिजर्व रहना चाहिए, क्योंकि सबसे दिक्कत जो अभी आ रही है वो आ रही है LPG को लेकर के। तो एक तो रही बात गैस का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया जाए, दूसरा कच्चे तेल का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। अभी 65 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त रिजर्व बनाने की सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन वो भी नाकाफी सरकार मान रही है। लॉन्ग टर्म में इससे भी ज्यादा कच्चे तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखा जाए, ये सरकार की कोशिश होगी। लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत एक और पहलू यह है कि जो वैकल्पिक एनर्जी के स्रोत हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक हो गए, इस पर सरकार फोकस अब ज्यादा तेजी से बढ़ाएगी। इसके तहत पाइप नेचुरल गैस यानी PNG के विस्तार को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि मिशन मोड में सरकार आगे बढ़ाएगी, ताकि LPG पर निर्भरता लंबे समय में कम की जा सके। PNG के पाइपलाइन को बिछाने पर जोर होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को विस्तार में सरकार तेजी लाएगी। विस्तार में तेजी लाने का मतलब ये नहीं कि सरकार सब्सिडी देगी, दरअसल उसके लिए एक माकूल माहौल बनाएगी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। इसी तरीके से एथनॉल के इस्तेमाल को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, एथनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए। तो ये सरकार की पूरी कोशिश होगी कि कैसे आगे चल के बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि अब
इस पे काफ़ी लंबे समय तक काम होता रहेगा। पिछले दिनों प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो बैठक हुई थी, जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर थे प्लस दूसरे मंत्री थे, उसमें करीब 2.5 से 3 घंटे तक बैठक हुई थी। वहाँ भी इन सारे प्रस्तावों पर विचार किया गया था। अब इस पर सरकार आगे बढ़ती हुई तेजी से दिखेगी। तो सरकार अब तेजी से यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देगी और जैसे लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तमाम डिटेल्स बताई, उस पर फोकस रहेगा। अच्छा, जैसे आपने बताया लक्ष्मण जी कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व अब गैस का भी बनाने पर सरकार का फोकस रहेगा। अब कहीं ना कहीं सरकार हो, मार्केट्स हो, सभी की नजरें ईरान यूएस वॉर को लेकर क्या अपडेट आती हैं उस पर बनी हुई हैं। आज शाम 5 बजे सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई गई है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, उस बारे में भी कुछ डिटेल्स मिल पाई हैं क्या? देखिए, दरअसल सबसे पहले तो अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री राज्यसभा को नीति क्या है, सरकार की तैयारियां क्या है घरेलू मोर्चे पे, और सरकार स्ट्रेटेजिक तौर पर विदेश नीति के मोर्चे पे किस तरह की तैयारियां कर रखी हैं, उसका एक पूरा लेखा जोखा प्रधानमंत्री मोदी पेश करेंगे। फिर शाम में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। हालांकि सर्वदलीय बैठक में बहुत हद तक संभावना है कि वहां पे महिला आरक्षण बिल को जो सरकार पेश करना चाहती है उस पर भी एक आम सहमति बनाने की कोशिश होगी। लेकिन चूंकि मामला यहाँ पे ईरान वॉर का ज्यादा है तो हो सकता है कि इस पर भी यहाँ पे चर्चा हो। इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्री भी एक हाई लेवल कमेटी की बैठक कर रहे हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो तीनों मोर्चे पे, राजनीतिक मोर्चे पे, रक्षा संबंधी मोर्चे पे और राष्ट्रीय रक्षा संबंधी मोर्चे पे सरकार लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। सूत्र ये भी कर रहे हैं कि रोजाना ये सभी मंत्रालयों के इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है, हर मंत्रालयों की आपस में एक बैठक होती है। जिस मंत्रालय पे ज्यादा फोकस देना था वहां बैठक होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार नजर बनाए हुए है। तो ये बैठकों का सिलसिला ईरान वॉर को लेकर लगातार जारी है और जब तक कि हालात काबू में नहीं आ जाते मुझे लगता है ये सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल, तो नजरें तो बनी रहेंगी, सरकार का फोकस तो है ही, और जो इम्पोर्टेंट एक्सक्लूसिव इम्पोर्टेंट खबर लक्ष्मण जी ने बताई वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए, मार्केट्स के लिए भी। वो ये कि सरकार अब गैस के स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने पर विचार करेगी। सरकार ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि लक्ष्मण ने हमें फिलहाल बताई। वेल, थैंक यू लक्ष्मण जी आने के लिए शो में और इस खबर की तमाम बारीकियां, डिटेल्स, जो भी जानकारी मिली आपको एक्सक्लूसिवली शेयर करने के लिए। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी अब से कुछ ही देर में KYC आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्कार।